साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, उच्चतम न्यायालय के अनुसार न्यायाधीशों को भावुक होकर मृत्युदंड की सजा नहीं देनी चाहिए। तो देखिए, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। यह निर्णय मृत्युदंड के विरोध में किए जा रहे प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि केवल अपराध की भयानक प्रकृति और समाज पर इसके हानिकारक प्रभाव के कारण सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों को मौत की सजा का पक्ष नहीं लेना चाहिए। साथ ही न्यायाधीशों को आजीवन कारावास जैसे दंड के संबंध में भी भावनात्मक रूप से निर्णय नहीं लेना चाहिए। न्यायाधीशों ने दंड शास्त्र के सिद्धांतों प्रिंसिपल्स ऑफ पिनोलॉजी के विकास का उल्लेख किया है। दंड शास्त्र की बात करें तो दंड शास्त्र के सिद्धांत समाज के अन्य दायित्वों को संतुलित करने के लिए विकसित किए गए हैं। उदाहरण के लिए, मानव जीवन को तब तक सुरक्षा प्रदान करना चाहिए जब तक कि उसकी समाप्ति अपरिहार्य ना हो, भले ही वह अभियुक्त का ही जीवन क्यों ना हो। देखिए, इसके अतिरिक्त अन्य सामाजिक हितों और समाज के सामूहिक विवेक की सेवा करने के लिए भी इन सिद्धांतों का विकास किया गया है। मृत्युदंड की बात करें तो मृत्युदंड अर्थात कैपिटल पनिशमेंट में अपराधी के जीवन को फांसी के माध्यम से समाप्त कर दिया जाता है। मृत्युदंड एक अत्यधिक गंभीर दंडनीय अपराध के लिए अपराधी की दोष सिद्धि के बाद न्यायालय द्वारा दिया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक एक मानवाधिकार संगठन के अनुमानों के अनुसार भारत मृत्युदंड को बरकरार रखने वाले 56 देशों में से एक है। विश्व के 142 देशों ने या तो कानून में या व्यवहार में मृत्युदंड के प्रावधान को समाप्त कर दिया है। यदि अन्य चीजों की बात करें तो चीन सबसे अधिक फांसी देने वाला देश बना हुआ, परंतु इसके कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं आते हैं, इसलिए रैंकिंग में इसको नहीं शामिल किया जाता है। इसके बाद ईरान, सऊदी अरब, इराक और मिस्र का स्थान है। तो चीन का चूंकि ऑफिशियल डेटा ये देता नहीं है, इसलिए इसको रैंकिंग में नहीं शामिल करते हैं। तो रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे तो ईरान है, परंतु जो अनऑफिशियल डेटा है उनके अनुसार चीन जो है सबसे अधिक फांसी देने वाला देश है। अब मृत्युदंड से संबंधित जो महत्वपूर्ण निर्णय या प्रावधान भारत में हुए हैं उनकी चर्चा करें तो पहला केस आता है वचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980। देखिए, इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने दुर्लभ से भी दुर्लभतम रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार दुर्लभतम मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। मृत्युदंड केवल तब दिया जाना चाहिए जब कोई वैकल्पिक उपाय शेष न रहा हो। तो ध्यान रखिएगा, रेयरेस्ट ऑफ रेयर का जो सिद्धांत दिया गया था वो बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य में दिया गया था। इसके बाद आता है केहर सिंह बनाम भारत संघ 1989 का केस। इसमें कार्यपालिका की क्षमादान सख्त न्यायिक समीक्षा के अधीन है, ऐसा इसमें बताया गया। तथा भगवान दास बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 2011 का जो मामला है, इसमें कहा गया कि ऑनर किलिंग के मामलों में मृत्युदंड पर विचार किया जा सकता है। और वहीं विधि आयोग की 262वीं रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार आतंकवाद और युद्ध छेड़ने से संबंधित अपराधों के अलावा अन्य सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं, संसदीय स्थायी समिति ने मनरेगा की समीक्षा की है। अब देखते हैं कि इस समीक्षा में क्या आया है। तो ग्रामीण विकास पर संसद की स्थायी समिति ने मनरेगा के संबंध में कुछ सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें ऐसे समय में प्रस्तुत की गई हैं जब मनरेगा उन प्रवासी कामगारों के लिए सुरक्षा कवच बन गया है जो कोविड-19 के दौरान अपने गांव को लौट आए हैं। साथ ही पिछले वित्तीय वर्ष में काम की मांग भी अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। जो संसदीय स्थायी समिति है, इसकी रिपोर्ट में वर्णित की गई जो बाधाएं बताई गई हैं इसमें, इसके मनरेगा के समक्ष उन बाधाओं या चुनौतियों की बात करें तो समय पर धनराशि जारी करने के मामले में राज्यों के साथ प्रभावी समन्वय का अभाव का होना। दूसरा, राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रियाओं से जुड़ी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया जाता है। तीसरा, कार्य पूरा होने के 3 दिनों के भीतर हाजिरी रजिस्टर अर्थात कार्यस्थल पर कर्मचारी की उपस्थिति को दर्ज करने वाला जो रजिस्टर होता है को अपडेट नहीं करना, यह भी समस्या है। साथ ही राज्यों द्वारा मजदूरी या सामग्री का हिस्सा जारी करने हेतु आवश्यक दस्तावेज को जमा करने में देरी की जाती है। अब ये तो चुनौतियां बताई गई हैं या बाधाएं बताई गई हैं। अब कुछ सिफारिशें भी की गई हैं। उन सिफारिशों की बात करें तो पहला है, कार्य के गारंटीकृत दिनों को 100 दिनों से बढ़ा करके 150 दिन किया जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने सिफारिश की है। अभी तक 100 दिन का प्रावधान है।
दूसरा, आवंटित धनराशि को निर्धारित समय में और वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना ताकि संपूर्ण राशि उचित रीति से व्यय की जा सके। तीसरा, मजदूरी दरों को मुद्रास्फीति के अनुरूप सूचकांक से जोड़कर बढ़ाया जाना चाहिए। चौथा, संकट की स्थिति में प्रवास करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए संपूर्ण देश में एकीकृत मजदूरी दर को लागू किया जाना चाहिए। साथ ही योजना के श्रम बजट की समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। ये कुछ सिफारिशें की गई हैं। अब थोड़ा सा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है। इसमें ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को शामिल किया जाता है और यह सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करता है या श्रम करता है। आगे बात करते हैं। केंद्रीय कोयला मंत्री ने जानकारी दी है कि भारत ने वर्ष 2023-24 तक 1.2 बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। देखिए, केंद्रीय कोयला मंत्री ने कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने कोल इंडिया लिमिटेड की खदानों से 1 अरब टन, कितना, 1 अरब टन कोयला उत्पादन करने वाले कार्यक्रम की परिकल्पना की है। कोल इंडिया लिमिटेड ने लगभग 160 MTPA अर्थात मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाली 15 परियोजनाओं की पहचान की है। इनका संचालन माइन डेवलपर सह ऑपरेटर मोड द्वारा किया जाएगा। यह जो कोल इंडिया लिमिटेड है, इसने फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजना या परियोजनाओं के तहत मशीनीकृत कोयला परिवहन और लदान प्रणाली को उन्नत करने के लिए कदम उठाए हैं। साथ ही इसके अतिरिक्त वर्ष 2020-21 के दौरान कोयले का जो अखिल भारतीय उत्पादन रहा है, जो अनंतिम आंकड़े आए हैं, ये अंतिम आंकड़े नहीं, अनंतिम आंकड़े हैं, वो है 716.08 मीट्रिक टन। इसमें 2.03% की नकारात्मक वृद्धि हुई है, मतलब उत्पादन में कमी दर्ज की गई है। देखिए, कोयला उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं, जैसे राजस्व साझाकरण तंत्र पर कोयले की वाणिज्यिक नीलामी। दूसरा, कोयला खदानों के संचालन में तेजी लाने के लिए कोयला क्षेत्रक के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल। तीसरा, नीलामी के संचालन की प्रक्रिया में तेजी लाने और वर्ष के दौरान नीलामी के अधिक दौर को संचालित करने के लिए रोलिंग नीलामी तंत्र। तथा कोयला खनन में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो ध्यान रखिएगा, कोयला खनन में स्वचालित मार्ग से 100% FDI रखा गया है। अब कोयला क्षेत्र के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो नवीनतम तकनीकी उपकरणों का अभाव एवं खुली खदानों से कोयला खनन की अधिकता। अभी झारखंड में ही क्या है, खुली कोयला खदानों की वजह से क्या है, कुछ मजदूर दब के वहां पे मर गए हैं। अगला है राज्यों और केंद्र सरकार के स्तर पर कई स्वीकृतियों को प्राप्त करना। तीसरा, नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में प्रगति को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वो भी एक कोयला क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां हैं, क्योंकि अब जो है ये परंपरागत जो ऊर्जा संसाधन है उससे हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की तरफ बढ़ रहे हैं। अवैध खनन में वृद्धि और कोयले का निर्यात। यहां पे कुछ आंकड़े भी याद रखिएगा। भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है। ठीक है, कोयला उत्पादक, दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है। इसके अतिरिक्त भारत में कोयले का विश्व का 5वां सबसे बड़ा भंडार भारत में है 2020 के आंकड़ों के अनुसार। आगे चलते हैं। वैज्ञानिकों ने नाभिकीय संलयन से ऊर्जा उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कहां पे किया गया है, तो यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने संलयन ऊर्जा, फ्यूजन एनर्जी का उत्पादन करने में बड़ी सफलता हासिल की है। ध्यान दीजिएगा, एक फ्यूजन होता है, संलयन होता है, एक विखंडन ऊर्जा होती है। तो यहां पर संलयन ऊर्जा की बात की जा रही है। ये इसी प्रकार की ऊर्जा आपके सूर्य में भी पैदा होती है। तो देखिए, इसके तहत लगातार 5 सेकंड तक 59 मेगा जूल या 11 मेगावाट विद्युत संलयन ऊर्जा का उत्पादन किया गया है। यह वर्ष 1997 के रिकॉर्ड उत्पादन के दुगने से भी अधिक है। मतलब 1997 में भी इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, उस उत्पादन का दुगना है ये। इस ऊर्जा का उत्पादन टोकामक नामक मशीन में किया गया है। टोकामक नामक मशीन में किया गया। यह मशीन डोनट के आकार की होती है। डोनट आपने देखा होगा, ऐसे गोल सा होता है, तो डोनट के आकार की है। इसके तहत प्लाज्मा का निर्माण करने के लिए ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, जो कि हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, इनको सूर्य के केंद्र की तुलना में 10 गुना अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है। यहाँ पे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, उसमें से आपका ड्यूटेरियम और ट्रिटियम भी है, 1H2 1H3।
इस उपलब्धि का महत्व क्या है? तो यह उपलब्धि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITR के अनुसंधान को गति प्रदान करेगी। यदि ITR की बात करें अर्थात इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर की, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। यह संलयन अनुसंधान वाली एक बृहद परियोजना है। यह 7 सदस्यों, इसमें चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित परियोजना। तो ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर में यह जो परियोजना है इसमें भारत भी शामिल है। इसमें कम कार्बन और निम्न विकिरण उत्सर्जन के साथ लगभग असीमित ऊर्जा आपूर्ति की क्षमता है। नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फिजन के बारे में यदि बात करें कि यह होती क्या है, तो इस प्रक्रिया के तहत दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर व्यापक मात्रा में ऊर्जा मुक्त करते हैं। यह प्रक्रिया सूर्य जैसे तारों को ऊर्जा प्रदान करती है, जैसे कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक हीलियम का मॉलिक्यूल बनाते हैं। अत्यधिक दबाव और आवश्यक अत्यधिक तापमान के कारण संलयन अभिक्रियाओं को लंबे समय तक बनाए रखना कठिन होता है। इसके अतिरिक्त संलयन रिएक्टर द्वारा उच्च अभिक्रियाशील या लंबे समय तक अस्तित्व में बने रहने वाले रेडियोधर्मी अपशिष्ट का उत्पादन इसमें नहीं होता है। संलयन रिएक्टर में दहन किया जाने वाला ईंधन हीलियम जैसी अक्रिय गैस होती है। यहाँ पे आप इसका रिएक्शन यदि देखें तो कैसे ये कार्य करता है, तो सबसे पहले क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु को गर्म किया जाता है। तो जो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इनको गर्म किया जाता है। गर्म करने पे संलयन रिएक्शन होता है, ये दोनों जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। हीलियम का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, न्यूट्रॉन, और ऊर्जा मुक्त होती है। और जो न्यूट्रॉन होती है, इस न्यूट्रॉन ऊर्जा को जल को गर्म, ये न्यूट्रॉन ऊर्जा जल को क्या करती है, गर्म करती है, और वहां से जो एनर्जी निकलती है उसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS ने तटीय सुभेद्यता सूचकांक तैयार किया है, कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स को तैयार किया है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS के ने राज्यों के स्तर पर संपूर्ण भारतीय तट की सुभेद्यता का आकलन किया है। इसका उद्देश्य तटीय सुभेद्यता सूचकांक CBI तैयार करने के लिए 1:1 लाख पैमाने पर या पैमानों पर 156 मानचित्रों वाला एक एटलस निर्मित करना है। देखिए, तटीय सुभेद्यता एक स्थानिक अवधारणा है। कोस्टल वल्नरेबिलिटी क्या है, एक स्थानिक अवधारणा है। इसके तहत तटीय जोखिमों से उत्पन्न खतरों के प्रति अतिसंवेदनशील व्यक्तियों और स्थानों की पहचान की जाती है। तटीय सुभेद्यता सूचकांक जो है CBI की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इन मानचित्रों में भारतीय तट के लिए भविष्य में समुद्र के जलस्तर में वृद्धि के कारण तटीय जोखिमों का निर्धारण किया गया है। साथ ही यह निर्धारण भौतिक और भूवैज्ञानिक मापदंडों पर आधारित है। दूसरा, तटीय सुभेद्यता सूचकांक में निम्नलिखित मापदंडों का उपयोग किया गया। किसका? ज्वार की सीमा, जो टाइड आती है उसकी सीमा, लहर की ऊंचाई, तटीय ढलान, तटीय ऊंचाई, तट रेखा की परिवर्तन दर, भू आकृतिक विज्ञान और ऐतिहासिक रूप से सापेक्ष समुद्र जल स्तर में परिवर्तन दर। इसके अलावा एक तटीय बहुजोखिम सुभेद्यता मानचित्रण का संचालन भी किया गया है। इसका उद्देश्य उन मिश्रित खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान करना है जो बाढ़ की चरम घटनाओं के कारण तटीय क्षेत्रों के साथ साथ जलमग्न हो सकते हैं। इसके महत्व की बात करें तो तटीय सुभेद्यता आकलन तटीय आपदा प्रबंधन और तटीय समुदायों को सक्षम बनाने हेतु उपयोगी है। 26% भारतीय आबादी जो है वो तट रेखा से 100 किलोमीटर के भीतर निवास करती है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS के बारे में। तो यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। यह निरंतर महासागर अवलोकन के माध्यम से महासागर से संबंधित डेटा, सूचना और सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है। साथ ही सूचना प्रबंधन और महासागर प्रतिरूपण अर्थात मॉडलिंग में व्यवस्थित एवं केंद्रित अनुसंधान के माध्यम से इसमें निरंतर सुधार भी करता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। भूचुंबकीय तूफान ने स्टारलिंक उपग्रहों को नष्ट कर दिया है। देखिए, हाल ही में स्टारलिंक उपग्रहों में से दर्जनों उपग्रह प्रक्षेपित किए जाने के एक दिन बाद ही एक भूचुंबकीय तूफान की चपेट में आने के कारण नष्ट हो गए हैं। स्टारलिंक उपग्रहों को SpaceX, जो कि एलन मस्क का है, इस SpaceX द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। स्टारलिंक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए निम्न भूकक्षा ये कितना होता है, 1000 किलोमीटर से कम ऊंचाई वाली जो कक्षा होती है, इसमें स्थापित उपग्रह रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि भूचुंबकीय तूफान होता क्या है। तो भूचुंबकीय तूफान की बात करें तो पृथ्वी के चुंबकीय मंडल अर्थात मैग्नेटोस्फीयर में घटित होने वाली एक शक्तिशाली विक्षोभ है।
जब सौर पवन के कारण पृथ्वी के आसपास के अंतरिक्ष परिवेश में ऊर्जा का अत्यधिक प्रभावशाली आदान प्रदान होता है तब भूचुंबकीय तूफान की घटना घटित होती है। चुंबकीय मंडल किसी ग्रह के चारों ओर अंतरिक्ष का वह क्षेत्र होता है जो उस ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नियंत्रित होता है। इसके अतिरिक्त ये जो तूफान है, ये तूफान सौर ज्वाला या सोलर फ्लेयर नामक विकिरण के शक्तिशाली विस्फोटों से उत्पन्न होते हैं और यह सौर ज्वाला सौर कलंक अर्थात सन स्पॉट के निकट चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के पुनर्गठन के कारण ऊर्जा के अचानक विस्फोट से उत्पन्न होते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, सौर कलंक क्या होता है? तो देखिए, सूर्य के आंतरिक भाग में सक्रिय सौर चुंबकीय चक्र ऐसे क्षेत्र बनाता है जो सतह पर उभर कर काले धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। उन धब्बों को ही सौर कलंक कहते हैं। अब ये काले क्यों दिखाई देते हैं? ये काले इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ये सूर्य की सतह के अन्य भागों की तुलना में कम गर्म होते हैं। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। पृथ्वी पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो ये तूफान जीपीएस, रेडियो और उपग्रह संचार जैसी अंतरिक्ष आधारित सेवाओं के संचालन को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये विमान की उड़ानों, विद्युत ग्रिड और अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही स्पेस वॉक कर रहे अंतरिक्ष यात्रियों को सौर विकिरण के संपर्क में आने से स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों का सामना करना पड़ता है। अब जो सुर्खियों में चीजें रही उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, भारत ने ड्रोन आयात पर प्रतिबंध लगाया है। देखिए, भारत सरकार ने अनुसंधान एवं विकास तथा रक्षा और सुरक्षा उद्देश्यों, तो दो चीजें हैं, अनुसंधान एवं विकास और रक्षा और सुरक्षा उद्देश्यों को छोड़कर अन्य के लिए तत्काल प्रभाव से ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब सरकार ने ऐसा कदम उठाया क्यों है? तो सरकार के इस कदम का उद्देश्य मेड इन इंडिया के तहत ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देना है। ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा कई अन्य कदम उठाए गए हैं। जैसे सरकार ने वर्ष 2022 के बजट में ड्रोन शक्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो भी हाल ही में बजट प्रस्तुत किया गया है। विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के माध्यम से ड्रोन शक्ति की सुविधा प्रदान करने और ड्रोन ASA सर्विस के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। वर्ष 2021 में सरकार ने ड्रोन और उसके घटकों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन PLI योजना को मंजूरी दी थी। साथ ही इसके लिए 3 वित्तीय वर्षों में 120 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है। नागर विमानन मंत्रालय ने उदारीकृत ड्रोन नियमों को अधिसूचित किया है। इसका उद्देश्य ड्रोन संबंधी अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है, साथ ही भारत को ड्रोन निर्माण के हब के रूप में स्थापित करना है। आगे बात कर लेते हैं चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC के बारे में। देखिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो देखिए, भारत ने चीन पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर और CPEC अर्थात चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के संदर्भों को खारिज किया है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे अर्थात CPEC को वर्ष 2015 में आरंभ किया गया था। यह गलियारा एक बुनियादी ढांचा परियोजना है। यह गलियारा चीन के उत्तर पश्चिमी, ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिमी सिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र, जो कि उइगर जो क्षेत्र है ये वर्तमान में काफी चर्चा में है मानवाधिकारों को लेकर के। तो देखिए, उइगर स्वायत्त क्षेत्र और पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में स्थित ग्वादर बंदरगाह को जोड़ता है, जिसकी लंबाई इस पूरे CPEC की लंबाई कितनी है? 3000 किलोमीटर है और यह चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का हिस्सा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को लेकर भारत ने अपना विरोध प्रकट किया क्योंकि यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK से होकर के गुजरता है। आगे चलते हैं ईरान की खैबर बस्टर मिसाइल के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, खैबर बस्टर मिसाइल किसकी है? तो ईरान की है। ईरान ने एक नई मिसाइल खैबर बस्टर का अनावरण किया है। यह मिसाइल कट्टर शत्रु इजरायल और वहां स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाने में सक्षम है। मध्य पूर्व में यदि बात करें, जो मध्य पूर्व के देश है, इसमें ईरान के पास मिसाइलों का सबसे बड़ा शस्त्रागार है या जखीरा कह सकते हैं। खैबर बस्टर जो है, नाम कैसे आया? तो खैबर बस्टर इस्लाम के शुरुआती दिनों में मुस्लिम योद्धाओं द्वारा अधिकृत यहूदी किले को संदर्भित करता है। इसकी मारक क्षमता 900 मील है। यह ठोस ईंधन पर आधारित है तथा उच्च सटीकता की क्षमता के साथ इस मिसाइल का पूर्ण निर्माण घरेलू स्तर पर किया गया है। साथ ही यह शील्ड सिस्टम या रक्षा कवच को भी निष्प्रभावी कर सकती है। वहीं आगे देखते हैं नियो बैंक के बारे में कि नियो बैंक क्या होता है। ध्यान रखिएगा, नियो बैंक केवल ऑनलाइन वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियां अर्थात फिनटेक कंपनियां, ये केवल ऑनलाइन फॉर्म में होती हैं। ये बैंक पूरी तरह से डिजिटल रूप से या मोबाइल ऐप के माध्यम से कार्य करते हैं। ये बिना किसी भौतिक शाखा के डिजिटल बैंक हैं। नियो बैंक प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता
AI का लाभ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठा करके ग्राहकों को व्यापक व्यक्तिगत सेवाओं की पेशकश करते हैं। इस प्रकार नियो बैंक पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली को बाधित कर रहे हैं। इसके लाभ क्या हैं? तो ये परिचालन लागत को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। दूसरा, ये ग्राहक अनुकूल इंटरफेस प्रदान करते हैं। तीसरा, ये व्यय का विश्लेषण और उसे ट्रैक करने में कुशल होते हैं। चौथा, खुदरा ग्राहकों, छोटे और मध्यम व्यवसाय आदि की आवश्यकताओं को ये पूरा करते हैं। आगे बात कर लेते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के बारे में, RFID के बारे में। देखिए, भारतीय सेना ने अपनी गोला बारूद सूची की RFID टैगिंग का कार्यान्वयन आरंभ कर दिया है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैगिंग। देखिए, अब बात कर लेते हैं कि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होती क्या है। तो यह एक प्रकार की रेडियो तकनीक है, एक प्रकार की रेडियो तकनीक है। यह तकनीक किसी वस्तु पर लगे टैग की पहचान करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। इस प्रकार आसानी से वस्तु की पहचान हो जाती है। टैग में एक ट्रांसीवर चिप होती है। यह चिप RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रीडर की विद्युत चुम्बकीय तरंग द्वारा सक्रिय हो जाती है और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रीडर को अपनी एक पहचान संख्या भेजती है। इस पहचान संख्या का उपयोग टैग के साथ वस्तुओं की सूची के लिए किया जाता है। आगे बात करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे, फैब्री स्प्रे के बारे में। देखिए, कोविड-19 से पीड़ित वयस्क रोगियों के उपचार के लिए फैब्री स्प्रे नामक नेजल स्प्रे को भारत में लॉन्च किया गया है। इसे गिलेनमार्क ने सनोटिज के साथ साझेदारी में विकसित किया है। इसे त्वरित अनुदान प्रक्रिया के भाग के रूप में भारत के औषध महानियंत्रक से विनिर्माण और विपणन दोनों हेतु अनुमोदन प्राप्त हो गया है। यह कार्य कैसे करता है? तो फैब्री स्प्रे को नासिका में ऊपरी वायु मार्ग में कोविड-19 वायरस को मारने के लिए डिजाइन किया गया है। जब नाक के म्यूकोसा पर इसका स्प्रे किया जाता है तो यह वायरस के खिलाफ एक भौतिक और रासायनिक अवरोध के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार यह वायरस को फेफड़ों में विकसित होने और फैलने से रोकता है। आगे बात करते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक शुद्ध कार्बन उत्सर्जक है। कैसे? तो एक प्रकार से चिंता की बात है। एक शोध के अनुसार काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जितनी कार्बन अवशोषित करता है उससे कहीं अधिक कार्बन उत्सर्जित कर रहा है। यह शोध भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान और तेजपुर विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। इसका रीजन क्या है? तो देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पर्णपाती वन की विशेष मृदा में बैक्टीरिया की बड़ी आबादी विद्यमान है। यह श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। इसके अलावा मानसून के दौरान मेघ आच्छादन के कारण वृक्ष पर्याप्त रूप से प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। इससे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की वन की क्षमता कम हो जाती है। साथ ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो यह असम में स्थित है। इसे यूनेस्को के द्वारा 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। यहाँ विश्व में एक सींग वाले गैंडों की सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। साथ ही इसके अलावा यह एक टाइगर रिजर्व भी है और यह एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है। और इसे महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किसने किया है? तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा इसे घोषित किया गया है। आगे बात कर लेते हैं अटल सुरंग के बारे में। तो अटल सुरंग को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी है। सुरंग के बारे में बात करें तो यह रोहतांग दर्रे के नीचे से गुजरने वाली 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग है। यह हिमाचल प्रदेश में मनाली से लौह स्पीति घाटी तक हर मौसम में संपर्क प्रदान करती है। इसे सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा बनाया गया। ध्यान रखिएगा, BRO जो है रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। इसका निर्माण जो है ड्रिल और ब्लास्ट NATM न्यू ऑस्टिया टनलिंग मेथड तकनीकों का उपयोग करके किया गया है। इसकी सुरक्षा विशेषताएं क्या है? तो इसमें सेमी ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम, आपातकालीन संचार के लिए प्रत्येक 150 मीटर पर टेलीफोन कनेक्शन, फायर हाइड्रेट तंत्र इत्यादि स्थापित किए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं सुर्खियों में रहे स्थानों की। तो इसमें सुंदरवन में जो बाली द्वीप है, एक बाली आइलैंड आपका इंडोनेशिया में है, एक यहाँ पे सुंदरवन में भी बाली द्वीप है। हम सुंदरवन वाले की बात कर रहे हैं जो कि भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है। देखिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने चरखा, मधुमक्खी पालन आदि संबंधित स्वरोजगार गतिविधियों के माध्यम से बाघ प्रभावित बाली द्वीप सुंदरवन के बाली द्वीप जो है ये सुंदरवन के घने मैंग्रोव क्षेत्र हैं, यहाँ का कायाकल्प कर रहा है। यहाँ देखिए, बाघ प्रभावित बाली द्वीप का मतलब क्या है? यहाँ के जो निवासी हैं ये मछली पालन के लिए जब समुद्र की तरफ जाते हैं या इन मैंग्रोव वनों में जाते हैं तो यहाँ पर जो बाघ के द्वारा जो हमले हैं उन हमलों में काफ़ी लोग मारे गए हैं। तो जो परिवार का मेन सदस्य होता है वो बाघ के हमले में मारे गए, तो जिससे उनका जो शेष परिवार है एक प्रकार से वो आर्थिक तंगी में चले गए।
तो इसीलिए इसे कहा गया है कि बाघ प्रभावित बाली द्वीप। तो बाली की स्थिति की यदि बात करें तो यह पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के द्वीपों में से एक है। इसे गुमड़ी चैनल सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान से अलग करता है तथा यह मैंग्रोव वन क्षेत्र में स्थित है। इसका महत्व क्या है? सुंदरवन खोलसाय, पुष्प साहत, वन्यजीव पर्यटन, सज नेखली टाइगर रिजर्व आदि के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जिनकी चर्चा यहाँ पर हम लोगों ने की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।